देर रात समुद्र तट पर कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा समूह एक जंगली पार्टी कर रहा है। मिच सभी को अपने फोन को एक बैग में रखने के लिए याद दिलाता है ताकि कोई भी आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो न ले सके जो उन्हें परेशानी में डाल सकता है। अचानक वेंस और गिलबर्ट एक गेंद लाते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी होती है। एक गोंद जो उन्हें समुद्र में मिला था। वे इसे जलाने के लिए एक बड़ी आग बनाना चाहते हैं, लेकिन जब अपमान किया जाता है और एक बहस शुरू होती है तो वे विचलित हो जाते हैं। गेंद को भुला दिया जाता है और भीड़ अगली सुबह तक पूरी रात मजे करती रहती है। लाइफगार्ड स्टैंड में मिच के बगल में जागती है और अजीबोगरीब स्थिति उनके बीच बातचीत पर हावी हो जाती है क्योंकि उन्हें पिछली रात याद आती है, जबकि अन्य चार दोस्त एक कार में जागते हैं। मार्शा एक मेज पर जागती है और तुरंत उल्टी करती है। कायली चारों ओर देखती है और रेत पर बहुत सारी परित्यक्त वस्तुओं को देखती है, लेकिन कोई और लोग नहीं है जो अजीब है। जमीन पर एक पक्षी भी अटका हुआ है और केल उसे रेत में डूबता हुआ देखकर हैरान है। जब मारा हिलना शुरू करती है तो केल उसे ऐसा न करने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसके पैर फंस गए हैं और वह कर सकती है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती। हाथ रेत को छूते हैं, वे भी फंस जाते हैं। पहले तो कार में मौजूद समूह को लगता है कि वह उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसकी चीखने और आंसू साबित करते हैं कि वह वास्तव में डरी हुई है। वेंस उसकी मदद करना चाहता है और जब वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरों की अनदेखी करता है। वह कार से बाहर कूद जाता है और कुछ ही कदम चलने के बाद वह गिर जाता है और फंस जाता है। तभी वेंस दर्द से चिल्लाने लगता है। मिच और जोना उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन लड़की उन्हें रोक लेती है क्योंकि वेंस रेत में धंसने लगता है। जोना कार स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चलती। काम मिच एक रस्सी पर एक बोया ज्वार फेंकता है, लेकिन अब तक काफी करीब नहीं गिरता है। वेंस ने अपना आधा चेहरा खो दिया है और जब वह अपना सिर उठाने की कोशिश करता है तो बहुत पतली किस्में उसे वापस नीचे खींचती है। बस कुछ ही मिनटों में वह और मार्शा दोनों गायब हो जाते हैं। रेत के बाद समूह चर्चा करता है कि क्या करना है। वे 911 पर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उनके फोन ट्रंक में है और कार की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए जोना अभी भी इसे शुरू नहीं कर सकता है। केया ने रेत को छूने के बिना अपना हाथ रेत के पास रखा और हर कोई उस समय कुछ रहस्यमयी किस्में बाहर आती देख गिलबर्ट को आश्चर्य हुआ। जब वह उठता है तो पता चलता है कि वह एक कूड़ेदान में फंस गया है और उसके चेहरे पर एक शरारती चित्र बना हुआ है क्योंकि उसने एक पार्टी में शरारत की थी। वह अपने दोस्तों को उसे वहां छोड़ने के लिए अपमानित करना शुरू कर देता है और दूसरों द्वारा दी जा रही चेतावनियों को अनदेखा करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता। वे बताते हैं कि 2 लोग मर चुके हैं, जिससे गिलबर्ट हिलना बंद कर देता है। वह स्वीकार करता है कि उसका शरीर वहां फंसने से पीड़ादायक है, इसलिए मिच उसे याद दिलाता है कि कुछ घंटों में ज्वार उसे उनकी ओर धकेल देगा। फिर के मिच को लाइफगार्ड स्टैंड के अंदर खींच लेता है। जोना उन्हें ईर्ष्या से देखता है और शैंडा उसे याद दिलाती है कि उसे जाने देना चाहिए, जबकि रहस्यमय किस्में कार के टायर तक पहुंचने की कोशिश करती है। केया और मिच कूलर में कुछ शराब ढूंढते हैं और पीना शुरू करते हैं। घंटों बीत जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता है। सूरज तेज हो रहा है और कार में बैठे लोग ढकने की कोशिश करते हैं एक तौलिया के साथ खुद को। कायली आखिरकार इतनी हिम्मत जुटा पाती है कि वह मिच से पूछ पाती है कि उन्होंने कल रात क्या किया और मिच उसे आश्वस्त करता है कि उन्होंने केवल बात की थी। मिच को लाइफगार्ड स्टैंड में कुछ सनस्क्रीन मिलती है और काय उसे कार में अपने दोस्तों पर फेंक देती है क्योंकि वे पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें एहसास होता है पार्टी में शामिल बाकी लोग वे नहीं गए, उन्हें रेत ने खा लिया। हर कोई रोता है सिवाय गिलबर्ट के, जो घबरा जाता है क्योंकि गर्मी उसकी त्वचा को जला रही है। जोना उसे सनस्क्रीन देता है जो उसे अभी के लिए शांत कर देती है। उसी समय कायली ने देखा कि गू बॉल पूरी तरह से सूख गई है और टूट गई है 2 टुकड़ों में। रोनी को एहसास होता है कि यह अंडे से निकला है, जिसका मतलब है कि ये गेंद नहीं है, यह एक अंडा है और इसमें से निकला राक्षस रेत में मौजूद वह चीज है जो लोगों को खा रही है क्योंकि इसका जन्म कल रात ही हुआ है। केया का अनुमान है कि यह अभी बहुत बड़ा नहीं है,
वह कूलर से एक सॉसेज लेती है और इसे रेत पर फेंक देती है। अब हर कोई देख सकता है कि कैसे किस्में इसे खींचती हैं। भूमिगत वे कुछ और सॉसेज फेंकते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि राक्षस कितनी दूर तक पहुंचता है, लेकिन किस्में बाहर निकलती रहती हैं। एक पक्षी नीचे आता है, वे एक सॉसेज खाते हैं, लेकिन स्ट्रैंड्स उसे पकड़ लेते हैं और जल्दी से उसे मार देते हैं। वे आखिरी सॉसेज को दूसरी दिशा में फेंक देते हैं और राक्षस उसे नहीं खाता, इसलिए वह सुरक्षित क्षेत्र है। ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचना खतरनाक बनाने के लिए पर्याप्त है। समूह फिर से बहस शुरू कर देता है और रॉनी बताता है कि वे घंटों से एक भी कार या व्यक्ति को गुजरते नहीं देखा, इसलिए वह इतनी सरल नहीं हो सकती। हार मानने से इनकार कर रही है। जोना कार के पीछे से 2 सर्फबोर्ड पकड़ता है और उन्हें रेत पर फेंक देता है। राक्षस कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए वह कूद जाता है उन पर सुरक्षित रूप से। अब वह बिना किसी खतरे के आगे बढ़ने के लिए बोर्डों को वैकल्पिक कर सकता है। जब केयो उसे याद दिलाता है कि वह अपनी उंगलियों को रेत के बहुत करीब न रखे, जोना हिलना बंद कर देता है और घोषणा करता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। वह उन सभी को बुलाता है जिन्होंने कल रात धोखा दिया था, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि ये होना चाहिए, ये बाद में बात होगी। उनकी प्राथमिकता बचकर निकलना होनी चाहिए। जोना आगे बढ़ता रहता है और जब वह एक बेंच पर पहुंचता है तो सर्फबोर्ड फिसल जाता है और वह लगभग गिर जाता है, लेकिन वह आखिरी सेकंड में बेंच को पकड़ लेता है। दूसरों ने देखा कि राक्षस की किस्में बोर्ड को पीछे ले जा रही हैं और बताती है जोना को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह जोर देता है कि वह अभी भी खुद को बचा सकता है। अचानक जोना के नीचे किस्में दिखाई देती हैं और उसके पेट को छूती हैं, इसलिए वह अंततः मेज के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक छलांग लगाता है। किस्में उसकी त्वचा पर खून बहने वाले घाव छोड़ देती हैं और जोना को चक्कर आने लगता है, इसलिए वह लेट जाता है और अपने कानों में अपने दोस्तों की चिंतित आवाजों के बजाय एक तीखी आवाज सुनता है। कुछ सेकंड आराम करने के बाद जोना अचानक उसमें से बाहर निकलता है और दर्द के बारे में शिकायत करता है और बताता है कि यह 1000 जेलीफिश की तरह महसूस होता है क्योंकि घाव बहुत गहरे नहीं है। रॉनी ने निष्कर्ष निकाला है कि किस्में जहरीली हैं। जोना एक गहरी सांस लेता है और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वहाँ एक बैग है। बेंच पर उसे कुछ खाना मिलता है और गलती से एक केला गिर जाता है जो डूबता नहीं है। जब वह उसे उठाता है तो वह केले के रेशों को देख लेता है और केले को फिर से नीचे कर देता है, लेकिन राक्षस केवल रेत में ही निकलता है, अलाव के स्थान पर नहीं। तब वह नीचे से कूद जाता है बेंच को उसी स्थान पर गिराने के लिए और कुछ भी नहीं होता है जो उसके सिद्धांत की पुष्टि करता है। राक्षस आग से नफरत करता है। जश्न मनाने के लिए जोना केला खाता है, केवल ये देखने के लिए कि उसके पेट के घाव कैसे मवाद निकालना शुरू करते हैं। कायली उसे कोमल लेकिन दृढ़ शब्दों के साथ शांत करती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। मेज पर और बैग को फिर से जांचने पर उसे कुछ पेय पदार्थ मिलते हैं और वह उन्हें अपने दोस्तों पर फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह आखिरी कैन फेंकता है तो बेंच टूट जाती है और वह फिसल जाता है। उसके घावों से और अधिक मवाद निकलता है और फिर वे फटने लगते हैं और खून बहने लगता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। बहुत प्रयास के बाद भी जोना आगे बढ़ता रहता है और वापस आने में सफल हो जाता है। मेज पर एक ही समय में सर्फबोर्ड अपने आप हिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि राक्षस उन सभी साधनों को दूर कर रहा है जो वे आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर तार कार के नीचे दिखाई देते हैं और टायर से चिपक जाते हैं और उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं। गिलबर्ट इस बारे में पूछता है। फोन और रॉनी ट्रंक तक पहुंचने के लिए पीछे की सीटों को खींचने लगते हैं, लेकिन वे नहीं खुलते हैं। वह घोषणा करती है कि वह इसे खोलने के लिए बम्पर पर खड़े होने की कोशिश करेगी, लेकिन धातु गर्म है, इसलिए उसे आगे बढ़ने से पहले ट्रंक को एक तौलिया से ढकना होगा। रॉनी शेंडा को बताता है कि उसने अपनी नोटबुक में उसकी माँ के लिए एक पत्र लिखा है और उसे सुरक्षा के लिए शेंडा के हाथों को पकड़कर उसे कुछ होने पर उसे देने के लिए कहता है। रॉनी ट्रंक पर रेंगता है और बम्पर पर खड़ा होने के लिए अपने शरीर को नीचे करता है। इस बीच केली जांच करती है। अन्य जोना बेहोश है और गिलबर्ट गर्मी से जल्द ही बेहोश हो जाएगा। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बैरल धातु उसकी त्वचा में गड्ढा कर रही है। रॉनी ताले में चाबियां डालने में कामयाब हो जाता है और ट्रंक खोलना शुरू करता है, लेकिन
ढक्कन नीचे खिसक जाता है। शुक्र है कि वह उसे थामे रखती है और वह नहीं गिरती है। वह फिर से कोशिश करती है और ढक्कन उसके पैरों से टकराता है, जिससे वह फिसलकर नीचे गिर जाती है। ट्रक का डिब्बा फिर से बंद हो रहा है। केली ने बताया कि डिब्बा बहुत चौड़ा है, इसलिए उसे पीछे झुकना पड़ेगा। शैंडा और रूनी तौलिया को लपेटकर रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह अभी भी इतना लंबा नहीं है कि रोनी पीछे झुककर डिब्बा खोल सके। उसी समय मिच और केली को याद आता है कि लाइफगार्ड स्टैंड में एक बचाव हुक है और वे इसे रोनी को देते हैं, जिसे आगे बढ़ने में परेशानी होती है क्योंकि जब राक्षस टायरों में बहुत सावधानी से छेद करता है तो कार हिलती है। रोनी अंततः ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाती, फोन के लिए एक और कार समुद्र तट पर आती है और इतनी जोर से हॉर्न बजाती है कि वह चौंक जाती है। रोनी फिसल जाती है और ट्रंक बंद हो जाता है और उसकी उंगलियां